नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 7 जो कि है अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है। अपचयोपचयन अभिक्रियाएं तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम एवं सारांश। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपचयोपचयन अभिक्रियाएं तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम को समझ लेते हैं। यहाँ पर डैनियल सेल को प्रदर्शित किया गया है। इस डैनियल सेल में यहाँ पर दो बीकर हैं। पहले बीकर में Zn की छड़ को ZnSO4 विलयन में रखा गया है तथा दूसरे बीकर में कॉपर की छड़ को CuSO4 विलयन में रखा गया है। अब दोनों छड़ों को संयोजन तार के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में लाया गया है एवं दोनों विलयनों को लवण सेतु के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया गया है। जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है तो Zn छड़ जो है वो दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn डबल पॉजिटिव में टूट जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर Zn छड़ का यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है इसीलिए यहाँ पर Zn छड़ को यहाँ पर एनोड कहा जाता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तार के माध्यम से कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं एवं यहाँ पर CuSO4 विलयन में Cu2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu में परिवर्तित हो जाता है तथा कैथोड पर जमा हो जाता है। अब क्योंकि Cu इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है यानी Cu छड़ पर अपचयन हो रहा है इसलिए इसे कैथोड कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ गमन करते हैं। यही कारण है कि जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा यानी कैथोड से एनोड की तरफ प्रवाहित होगी। अब जब तक यहाँ पर Zn आयन टूटता रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता रहेगा और जब तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता रहेगा तब तक इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा। एक समय ऐसा आता है जब ZnSO4 विलयन में Zn डबल पॉजिटिव आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है एवं CuSO4 विलयन में SO4 नेगेटिव आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार दोनों विलयनों को दोनों विद्युत अपघट्यों को विद्युत उदासीन बनाने के लिए लवण सेतु यहाँ पर क्या करता है विपरीत आवेशित आयन को भेज देता है ताकि ये दोनों विलयन विद्युत उदासीन बने रहें। फिर से यहाँ पर Zn से Zn डबल पॉजिटिव बनेगा और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और विद्युत धारा का भी प्रवाह होगा। एक समय ऐसा आएगा जब जिंक Zn डबल पॉजिटिव आयन में टूटना बंद हो जाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह रुकने से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी रुक जाएगा। Zn से Cu2 पॉजिटिव तक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण प्रत्यक्ष रूप से न होकर दोनों क्षणों को जोड़ने वाले धात्विक तार के द्वारा होता है जो तीर द्वारा विद्युत धारा में प्रवाह के रूप में दर्शाया गया है। एक बीकर में रखे घोल से दूसरे बीकर के घोल को और लवण सेतु के माध्यम से आयनों के अभिगमन द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है। हम जानते हैं कि कॉपर और जिंक की छड़ों जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं में विभव का अंतर होने पर ही विद्युत धारा का प्रवाह संभव है। तो यहाँ पर जो एनोड और कैथोड होता है इन दोनों के मानक अपचयन विभव में अंतर होता है और इसी अंतर के कारण यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है। अब हम समझते हैं 298 केल्विन पर मानक इलेक्ट्रोड विभव आयन। तो जब हम अलग अलग तत्वों का मानक अपचयन विभव ज्ञात करते हैं और उन मानक अपचयन विभवों को घटते क्रम में रखने पर
हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है और वह श्रेणी कहलाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें मानक अपचयन विभवों को उनके घटते क्रम में दर्शाया गया है। अब इस मानक इस यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों के अपचायक के बढ़ता सामर्थ्य, यानी कि उनका अपचायक सामर्थ्य जो है वो बढ़ता है। और साथ ही में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर उनका ऑक्सीकारक सामर्थ्य जो है वो घटेगा। अगर अपचायक सामर्थ्य ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है तो ऑक्सीकारक सामर्थ्य ऊपर से नीचे की ओर घटेगा। या हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर ऑक्सीकारक सामर्थ्य बढ़ता है, जबकि अपचायक सामर्थ्य घटता है। ऋणात्मक ई नॉट का अर्थ यह है कि रेडॉक्स युग्म की तुलना में प्रबल अपचायक है। यानी कि रेडॉक्स युग्म अपचयन, यहाँ पर हाइड्रोजन का यहाँ पर अपचयन हो रहा है की तुलना में प्रबल अपचायक है। धनात्मक ई नॉट का अर्थ है कि यह रेडॉक्स युग्म H पॉजिटिव टू H2 की तुलना में दुर्बल अपचायक है। तो जिनका ऋणात्मक है वो H पॉजिटिव टू H2 की तुलना में प्रबल अपचायक है, और जिनका ई नॉट धनात्मक है वो रेडॉक्स युग्म H पॉजिटिव टू H2 की तुलना में दुर्बल अपचायक है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी स्पीशीज की इकाई सांद्रता हो तथा अभिक्रिया 298 केल्विन पर होती है तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि यदि इलेक्ट्रोड में भाग लेने वाले सभी स्पीशीज जो है वो इकाई सांद्रता की हो, इसके साथ वहां पर जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन हो, तो इस समय इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को ही हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मान्यता के अनुसार हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट होता है, यानी 0 वोल्ट होता है। तो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव हम 0 वोल्ट लेते हैं। ई नॉट के ऋणात्मक होने का अर्थ है कि रेडॉक्स युग्म H पॉजिटिव टू H2 की तुलना में अधिक शक्तिशाली अपचायक है, और धनात्मक ई नॉट का अर्थ है कि H पॉजिटिव टू H2 की तुलना में एक दुर्बल अपचायक है। अब हम समझते हैं सारांश। अभिक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण वर्ग अपचयोपचय अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होते हैं। तो हम समझ चुके हैं पहले ही कि अपचयोपचय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होती है। इस पाठ में 3 प्रकार की संकल्पनाएं विस्तार से दी गई है: चिर प्रतिष्ठित, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑक्सीकरण संख्या। इन संकल्पनाओं के आधार पर ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक या ऑक्सीडेंट तथा अपचायक या रिडक्टेंट को समझाया गया है। संगत नियमों के अंतर्गत ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण किया गया है। ये दोनों ऑक्सीकरण संख्या तथा आयन इलेक्ट्रॉन विधियां अपचयोपचय अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने में उपयोगी है, और इन्हीं दोनों विधि से हमने अपचयोपचय अभिक्रियाओं को संतुलित करना भी सीखा है। अपचयोपचय अभिक्रियाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से सबसे पहले थी योग अभिक्रिया, फिर थी अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया एवं असमानुपातन अभिक्रिया। योग अभिक्रिया में अभिकारक आपस में जुड़ते थे और एकल उत्पाद बनाते थे। अपघटन में एकल अभिकारक जो है वो 2 या अधिक उत्पाद में टूटता था। विस्थापन में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से या उसके यौगिक से उसको विस्थापित करता था। और असमानुपातन में जब एक तत्व अपने से अधिक एवं अपने से कम ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता था तो उसे हम वहां पर असमानुपातन अभिक्रिया कहते थे।
रिडॉक्स युग्म तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं का इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं तथा सेल के अध्ययन में व्यापक अनुप्रयोग होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।